रिपब्लिक डे के मौके पर आज हमारे चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद मजहर एडवोकेट साहब का हमारे स्टूडियो में हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं सैयद नईमुद्दीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात आपके साथ का 7वां एपिसोड, जो रिपब्लिक डे के मौके पर आज हमारे स्टूडियो में एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन साहब मौजूद हैं। सैयद मजहर हुसैन साहब पेशे से एक वकील हैं, काफ़ी सारी खिदमत शहर गुलबर्गा में रही है। कोर्ट के मसाइल हो, समाजी सियासी कामों में वो हमेशा पहल करते हैं। यतीम खाना गुलबर्गा के मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनका तहे दिल से हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी है, जिससे हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को 26 जनवरी के मौके पर यानी 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, हम इस पे चंद सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वकील साहब इस पे जवाबात भी दे देंगे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क का दस्तूर बना। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, 26 जनवरी के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये तारीख़ मुल्क के लिए क्यों अहम है, इतनी अहमियत के साथ 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं यौम जुमेरिया की खुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर हमारे नईम साहब ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्टूडियो बनाया है और मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसके लिए मैं नईम साहब को, वॉइस ऑफ गुलबर्गा की टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने बताया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इस मुल्क में 2 बार झंडा लहराया जाता है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, और दोनों मौके पर नेशनल एंथम को भी गाया जाता है। 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, जिसकी वजह से 15 अगस्त को हम जो है इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी बनाते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे पास क़ानून नहीं था, हमारे पास हुकूक नहीं थे, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, राइट टू वोट नहीं था। तो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के ऊपर ये मुल्क चलता था। तो जो ही मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब अब जैसा कि अब पार्लियामेंट है, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जुमला 308 लोग, 308 मेंबर्स जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे पूरे मुल्क भर से। तो उस वक्त तो ये लोग सोचे कि हमको ये मुल्क में एक संविधान बनाना चाहिए, दस्तूर बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ऐसे आदमी को देना चाह रहे थे जो कानून के बारे में जानता हो और ख़ास तौर पे फंडामेंटल राइट के लिए वो हमेशा जद्दोजहद करता रहो, ऐसे आदमी को उनको चुना था। तो एक ही उस वक्त एक लायक, एक बहुत ही काबिलियत रखने वाले इंसान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को वो जिम्मेदारी दी गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे। और जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, पूरी दुनिया से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा, किसी भी मुल्क में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किसी भी मुल्क में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार करके 26 नवंबर को पेश किया और 26 नवंबर को उसको अडॉप्ट किया गया है। अडॉप्ट करने के बाद अब उसको वजूद में जो लाया गया है वो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में वजूद में आया, विथ अफेक्ट वहाँ से ये हो गया। 26 जनवरी को क्यों चुना गया? इतने सारे डेट्स हैं, किसी भी
26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया, अडॉप्ट किया गया, वेरी नेक्स्ट डे कर सकते थे, या 8 दिन के बाद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वजूद में ला सकते थे। लेकिन 26 जनवरी को इसलिए लाया गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1930 में उन्होंने लाहौर के अंदर ऐलान किया। लाहौर जब पूरा यूनाइटेड था इंडिया, जब लाहौर में ये ऐलान किया गया, वहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूर्ण स्वराज का ऐलान, नारा लगाया, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम का नारा वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाने के बाद वो उस चीज़ को नज़र रखते हुए 26 जनवरी को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया, वो दिन को सेलेक्ट किया गया। उसी दिन जो है 26 जनवरी को बनाते हैं, यौम जमहूरिया के तौर पर, रिपब्लिक डे के तौर पर हम बनाते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक जो है हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी दुनिया सलाम करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना ख़ास तौर पे इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट, हम अपने मज़हब के आर्टिकल 25 के अंदर हम अपने मज़हब के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, उसको तबलीग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। अब वहाँ पर हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसा अपॉइंट करना होगा, एमएलए को किस तरह से इलेक्ट करना होगा, चीफ मिनिस्टर किस तरह से बनेगा, प्राइम मिनिस्टर किस तरह से बनेगा, गवर्नर को कैसा अपॉइंट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को कैसा अपॉइंट किया जाएगा, ये चीज़ें नहीं थे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, इसके अंदर ना सिर्फ फंडामेंटल राइट दिया गया, बल्कि तमाम चीज़ों को उसके अंदर हमारे संविधान के अंदर रिटर्न में है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तोड़ मोड़ कर उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसकी नाफरमानी की जा रही है। हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ उसकी शपथ करने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है। तो नाज़रीन, ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, वकील साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया है। तो वकील साहब, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यानी जब मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों ने क्या खोया, क्या पाया? सबसे पहले ये मुल्क की आज़ादी, इनकलाब का जिंदाबाद लगाने वाली कौम हमारी कौम है। मुसलमानों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद जद्दोजहद किए। हमारे उलमाए कराम ने कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी। हज़ारों से हज़ारों, 50,000, करीब 50,000 लोग जो है फांसी पे, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, फांसी पे चढ़ गए। वो कई लोग जो है काला पानी की सज़ा काटे। उसके बाद जो है आज हमको हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद एक दूसरे दर्जे का शहरी के तौर पे हमको देखा जा रहा है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न के तौर पे हमको देखा जा रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, किसी भी चीज़ की बुनियाद पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही काम हो रहा है कि हम मुसलमानों को वहाँ पर बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को डिग्रेड कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि मुसलमान सबसे ख़राब कम्युनिटी इस मुल्क में है। तो यहाँ पर हमने ये मुल्क की आज़ादी के लिए ना सिर्फ मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मज़हब के लोग मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जो है आज हमको यहाँ पर शक की नज़र से देखा जाता है, हमको टेढ़ी नज़र से देखा जाता है, हमको अलग नज़र से देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का भी मैं आपको, क्योंकि आज़ादी से पहले और आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने वाले शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वहाँ पर लड़ते लड़ते जंग के मैदान में वो अपनी जान देते हैं। जंग के मैदान में वो जान देते हैं। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, जो लड़ा था
सिपाहियों की तरह भारत में ऐसा बादशाह पैदा ना हुआ, रूह तो हुई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। इसके बावजूद भी आज उनको जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के ताल्लुक से इतने घटिया बातें करते हैं, शर्म आना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आज उनको देशद्रोह कहा जाता है, कांगड़ा विरोधी कहा जाता है। वो हिंदुओं को वो मारते थे, वो तलवार की नोक पे मुसलमान बनाते थे, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस वक्त का सबसे ताकतवर और मजबूत बादशाह था, जो अगर वो चाहते तो तलवार की नोक पे अगर इस्लाम को कबूल करने अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन अगर करते तो आज एक भी जो है हिंदू नहीं रहता था, तमाम मुसलमान होते थे। वो एक सेकुलर बादशाह थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनको देशद्रोह कहा जा रहा है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये इनाम इसको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे, जिनको काला पानी की सज़ा हुई तो कई मरतबा उनको अंग्रेज़ों को रिटर्न में एक लेटर लिखना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। मेर्सी पिटिशन दिया गया वहाँ पर उनको उसमें लिखा गया कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं आना चाह रहा हूँ, बल्कि उसके बाद उसकी जो है उनको रिहाई होती है, कंडीशनल रिहाई होती है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ उनका, मैं सब शायद सब लोग समझ रहे होंगे कि वो बाहर अगर आएंगे तो अंग्रेज़ों की एक कंडीशन ये थी कि आप बाहर आएंगे तो आप हमारी मुखबरी करेंगे। तो वो बाहर आते हैं तो अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले को, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वालों को आज जो है उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। ये रिपब्लिक डे के मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की जो है तस्वीर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या ये लोग तस्वीर निकाल सकते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, संविधान की आड़ में उसको गलत इंटरप्रेट करके तरह तरह की चीज़ों को मुल्क के सामने ला रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जात पात, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करके, दोनों को डिवाइड करके मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुसलमान, इस मुल्क के तमाम शहरी, तमाम सिटीज़न, तमाम लोगों को समझना होगा कि ये हुकूमत अंग्रेज़ों की चाल पर चल रही है। मौजूदा हुकूमत जो अंग्रेज़ जो है डिवाइड एंड रूल करते थे, उसी तरह से आज जो है डिवाइड एंड रूल करके आज हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। आप तमाम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने बेरोज़गार हैं, मुल्क हमारा किधर जा रहा है। सर अभी बताया था कि बहुत सारे मुसलमानों की इसमें कुर्बानी भी रही है, स्कूल हो या कॉलेज हो या जहाँ पर भी तिरंगा लहराया जाता है, तो उन शहीदों में मुसलमानों के नाम अभी तक हमको देखने को नहीं मिले हैं, या तो छुपा रहे हैं या तो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। स्कूल से पकड़कर कॉलेज ले लीजिए या यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जहाँ पर भी यौम जमहूरिया के मौके पर ले लीजिए या 15 अगस्त के मौके पर। आपने अभी कहा कि बहुत सारे मुसलमानों की इसमें कुर्बानी रही है, मगर जब भी देखा जाता है तो मुसलमानों के नाम को क्यों छुपाया जा रहा है? इसकी वजह क्या है सर? दिल्ली में गेट ऑफ इंडिया है जी, वहाँ पर जाकर ये आप देखिए कि वो लोग वहाँ पर किसके नाम वहाँ पर गड़े हुए हैं, वो नाम कोई मिटा नहीं सकता। वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ नेम्स ऑन इंडिया गेट के ऊपर जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हाँ, छुपाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, हर चीज़ में तब्दीली लाई जा रही है, नामों की तब्दीली की जा रही है, यहाँ तक कि नामों की भी तब्दीली की जा रही है। हर चीज़ को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मिटा नहीं सकेंगे। अशफाक़ुल्लाह खान सबसे वो नौजवान, उसका नौजवान, उस वक्त का नौजवान जो है हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हमको याद करना होगा। ये सिर्फ मैं नहीं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे याद करना है, ये बात वो नहीं। इस मुल्क के हर देशवासी को, जो भी फ्रीडम फाइटर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक़ुल्लाह खान साहब हो, चाहे और कोई भी हो, इन तमाम लोगों को अब याद करना होगा। आपने अभी कहा था कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है, मगर अब देखने को ये मिल रहा है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक चैप्टर था, तो वो चैप्टर को भी
हालांकि कुर्बानी उनकी रही है, वो चैप्टर को क्यों निकाला जा रहा है? मैं वही बता रहा हूँ ना, हर चीज़ को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये तारीख़ को नहीं मिटा सकेंगे। अब वो हुकूमत में हैं, वो तकब्बुर में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे दुनिया में हुक्मरान आए, हिटलर भी आया और हिटलर के जैसे और भी बहुत सारे लोग आए और चले गए, लेकिन तारीख़ जो तारीख़ है वो तारीख़ हमेशा रहेगी, कायम रहेगी। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि लोग चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें हमारी तारीख़ मिटाने की, लेकिन हम अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखना होगा, हम अपनी पहचान को ज़िंदा रखना होगा, क्योंकि नौजवानों की जिम्मेदारी है। गाड़ी में मिरर होता है, मिरर किस लिए लगाया जाता है? पीछे अगर हम मिरर ख़ास तौर पे 4 व्हीलर पे मिरर रहता है, अगर हम उसको देख कर उनको गाड़ी चलता है, पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तारीख़ को भी देखना ज़रूरी है। अगर मिरर को देखे बगैर अगर हम ऐसी गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारी जो तारीख़ है वो चाहे कोई भी हुकूमत होने दो, अगर हमारी तारीख़ को अगर मिटाने की कोशिश करते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हम तारीख़ को पहले हम पढ़ें, तारीख़ को समझें, तारीख़ में क्या क्या हुआ, क्या क्या किस तरह से मुल्क की आज़ादी हुई, किस तरह से मुसलमानों की उलमाए कराम का रोल रहा, किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स का रोल रहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे बुनियादी हुकूक़ क्या हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जद्दोजहद किस तरह से किया, ये तमाम चीज़ों को हम पढ़ना होगा, हम तारीख़ को समझना होगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तारीख़ को पढ़ना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ जनरल हिस्ट्री उसको भी हम जानना बहुत ज़रूरी है। सर फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब हिंद को तरतीब दिया जिसमें पिछड़े तबके के लिए रिजर्वेशन रखा, लेकिन इस जिमर में मुसलमानों को नहीं रखा, ऐसा क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है कि जो कमज़ोर कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश दी गई है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस वक्त सबसे पहले जब रिज़र्वेशन की बात आई तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने की बात की। लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के उस वक्त के लीडर साहब ने ये कहा कि हमको रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं, हमको किसी भीख की ज़रूरत नहीं, कहा जिसकी वजह से मुसलमानों को रिज़र्वेशन नहीं मिला है। रही बात दलितों को जो रिज़र्वेशन देना है, रिज़र्वेशन इसलिए भी देना क्योंकि डाउन ट्रोडन कम्युनिटी होती है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, इसलिए उनको वहाँ पर रिज़र्वेशन दिया गया है। लेकिन रिज़र्वेशन देने के बावजूद भी 70 साल हुआ, 71 साल हो गया, लेकिन आज तक भी वहाँ पर वो कम्युनिटी को आज उसी तरह से देखा जाता है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या सर्टिफिकेट दिया गया है कि मुसलमानों की हैसियत जो है, मुसलमानों को स्टेटस जो है दलितों से पिछड़ा हुआ है। तो दलितों की हालत अभी 70-71 साल हो गए, उनकी हालत नहीं सुधरी, तो अब हम उनसे अगर पिछड़े हुए तो मुसलमानों की क्या हालत है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर रिज़र्वेशन का डिमांड हम भी बहुत बार उसके ताल्लुक से किए हैं। अब यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में 4% रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। हमारी आबादी कितनी है? कर्नाटक स्टेट में करीब 15% आबादी है, लेकिन यहाँ पर हमारे को रिज़र्वेशन नहीं दिया जा रहा है। जिनकी जितनी संख्या उनकी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये नारा लगाए थे, लेकिन संख्या की बुनियाद पर यहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं दिया जा रहा है। रिज़र्वेशन का एक टॉपिक अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिज़र्वेशन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो दिया गया है, वो जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी थी वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। हम उसकी तारीख में हम हैं, हम उसका डिस्प्यूट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अब रिसेंटली 10% रिज़र्वेशन अपर कास्ट कम्युनिटी को भी दिया गया है। उनको भी देने से हमको कोई शिकायत नहीं है। अपर कास्ट कम्युनिटी को भी अगर 10% देते हैं, सवर्ण जाति को अगर 10% देते हैं, उससे भी हमको शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि हमको बहुत ज़्यादा ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो शिकायत है, हमको समझना होगा, हमको पहले एक होना होगा। हमारी आज आवाज़ उठाने के लिए कोई लीडर हमारे पास नहीं है। हमारे रिज़र्वेशन के ताल्लुक से बात करने वाला या हमारे हुकूक़ की बात करने वाला नेशनल लेवल पर कोई लीडर नहीं है।
अगर दूसरी कम्युनिटी का लीडर या दूसरी कम्युनिटी का अगर कायद अगर हमारे मुसलमानों के लेकर अगर बात करता है तो वो अर्बन नक्सलाइट बन जाता है, यानी तो वो दूसरे मुल्क से या किसी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका कनेक्शन उसके साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर हिंदुओं का नाम लेकर, एक हिंदू कम्युनिटी का नाम लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग उगल कर ये लोग सियासत कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुओं का भी कोई भला नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार मुस्लिम 15% है, 14%, मोर देन 14% होंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ जो है अदर कम्युनिटीज़ नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है। तो उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है, मुसलमानों की जितना खिलाफ आप बोलेंगे उतना ही हिंदू एक हो जाएंगे, हिंदू पोलराइज हो जाएंगे, हमको ओढ़ डालेंगे, हम राज करेंगे, हम हुकूमत करेंगे। उसी तरह से गैर ज़रूरी क़वानीन यहाँ पर बनाकर एक मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात नहीं करेगा, बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात नहीं करेगा, अच्छा तालीम देने की, एजुकेशन देने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जात पात के नाम पर जो है ये काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन उन तमाम जितने भी हुकूमत अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो जहर भरा दिमाग रखने वाले लोगों को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में का जो जहर है, जो जात पात का जो जहर अपने दिमाग के अंदर जमा करे हैं, वो जहर को बाहर निकाल कर आइए हम तमाम लोग मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तमाम लोग जब तक हम एक नहीं होंगे, इसी तरह से हम लोगों को ठोकरे खाना पड़ेगा, हमको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, हम भटकेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ गौरक्षक बन जाएंगे, हम और सिर्फ रोडों पर हम निकले, हम सिर्फ और सिर्फ हाथ में हथियार लेंगे, यहाँ पर किसी के पैसों के लिए कत्ल करेंगे, यही काम बचा है। इसको अगर ख़त्म करना होगा तो हमको एक होना होगा। इन तमाम चीज़ों को जब ये तमाम चीज़ों को हम जब ख़त्म कर सकते हैं। सर अभी जो आपने कहा था तो उस बात पर मुझे फिर एक सवाल करना पड़ा। जो बात पर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, बार बार यही कहा जाता है, मगर इस बारे में राहत इंदौरी का एक शेर जो कि एनआरसी के टाइम पे उन्होंने जो कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हकीकत है। राहत इंदौरी साहब हमेशा अपने शायरी के ज़रिए से वो हकीकत को बयान करते थे। तो बिल्कुल हकीकत है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो हमारा हक़ है, हक़ की आवाज़ को दबी आवाज़ में नहीं, बाज़ाब्ता उसको अपनी आवाज़ को बुलंद कर कहना होगा। तो मैंने अभी बताया कि कुछ लीडर्स, हमारे लीडर्स आते हैं, आने के बाद एक पार्टी में जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो है शायद उनको मेडिकल टेस्ट करके उनको पार्टी में लिया जाता है कि कौन सी नस उनकी ज़्यादा उछल रही है, उसकी नस को सुन कर उनको पार्टी में लिया जाता है। पार्टी में जाने से पहले वो बहुत ही ताकतवर और कौम का लीडर बनता है, लेकिन पार्टी में जाने के बाद वो गीदड़ बन जाता है। तो अब हमको तैयार होना होगा। हमारे बद में देख रहा हूँ कि तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो लोग फिर गुमराह हो रहे हैं, फिर इधर से उधर हो रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिकली हम बहुत ही ये हैं पीछे हैं। तो हमको पॉलिटिकली ये करना है तो हिकमतन हमको काम लेना होगा, हिकमतन हमको फ़ैसले लेने होंगे, हिकमतन हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब फ़िलवक्त एट प्रेजेंट हमारा एक ही ये होना चाहिए कि हमको किस तरह से हमारा क्लेम, किस तरह से हमारे जो फंडामेंटल हुकूक हैं उसको किस तरह से क्लेम किया जाए। इसके लिए हमको सबसे पहले हम एक तमाम लोग जो सेकुलर जहन रखने वाले इस मुल्क के तमाम शहरी और तमाम लोग एक जब तक नहीं होंगे, इसी तरह से ये बातें आएंगी। हमको ये साबित करना पड़ेगा कि हम ये मुल्क के शहरी हैं। हमारा भी ये हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर इस ज़मीन में खून बहाया है, उसको साबित करने के लिए आज हमारी नौबत आ गई है। जैसा CA NRC के टाइम पे जो है वो बाहर से आए वाले कि उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी हैं यहीं पर पैदा हुए उनको सर्टिफिकेट देकर जाकर देना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारे बाप दादा यही हैं, हमारे कब्रिस्तान में तमाम लोग हैं। ये साबित करने का वक्त आ गया है। ये लोगों को जो है दूसरा काम नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि रिपीटेशन नहीं करना चाह रहा। बहरहाल हमको इसके तमाम जितने भी लोग हैं हमको समझना होगा। तमाम लोगों को जब तक हम नहीं समझेंगे तो इसी तरह से बातें होंगी, इसी तरह से हालत सामने आएंगी। सर फिर आते हैं सवालात की तरफ। जैसा कि
अभी जो कानून लाया गया है कृषि कानून के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो लगातार हुकूमत बिल पे बिल पास कर रही है और कई बिल आ चुके हैं और दिल्ली की सरजमीन पर भी बहुत सारे लोग कई दिनों से बैठे हुए हैं, आखिर हुकूमत इनको देखना क्यों नहीं चाह रही, इनको नज़रअंदाज क्यों कर रही है? मैं सिर्फ कृषि कानून की बात नहीं करूँगा, फार्मर्स लॉ की बात नहीं करूँगा, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे कानून हैं। जो भी कानून बनाते हैं उनको कानून बनाने से पहले हुकूमत को ये देखना होगा कि हम जो भी कानून बना रहे हैं क्या हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो उसके जो उसूल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल हैं उसकी बुनियाद पर हम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, उसको देखना होगा। बहुत सारे कानून हैं, तो मैं यहाँ पर किसानों का जो कानून, यहाँ पर जो 3 कानून जो बहुत पॉपुलर कानून हो गए हैं, ये तीनों कानून बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में वहाँ पर बहुत लंबे अरसे से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो ये भी जो 3 जो कानून हैं सर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिपब्लिक डे के मौके पर उन्होंने रैली का ऐलान किया है कि ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को आऊँगा, मैं वहाँ पर भी आऊँगा। तो ये 3 कानून के ताल्लुक से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल में और आर्टिकल 246, ये 2 चीज़ों को हमको गौर करना होगा। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यानी लिस्ट जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, सब कुछ 97 आइटम्स हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर तकरीबन करीब 60 आइटम्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में भी आइटम्स हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, जो चीज़ें बताए गए हैं, उसी के ऊपर कानून बनाना है। ये जो 3 कानून बनाए गए हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। यानी स्टेट लिस्ट में जो चीज़ आती है स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। वहाँ पर किसानों के ताल्लुक से, फार्मिंग के ताल्लुक से वहाँ पर यूनियन लिस्ट में नहीं है, वो कहाँ पर है? स्टेट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी कानून बना सकते हैं। उसमें कुछ आइटम लिस्ट है, उसके अंदर आइटम्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी ट्रेड एंड कॉमर्स के ताल्लुक से बात की गई है, लेकिन किस ताल्लुक से? उसमें भी फार्मिंग लॉज नहीं बना सकते यूनियन गवर्नमेंट। तो ये हुकूमत मनमानी कर रही है। पता नहीं उनके जो, मैं तो छोटा मोटा सा एक वकील हूँ, वो वहाँ पर वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वहाँ पर आरएसएस से निकल कर वहाँ पर हुकूमत में जाकर वहाँ पर कानून जो अब लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट एमपी जो बने हैं वो आरएसएस से निकल कर जाते हैं। तो वो बहुत इंटेलेक्चुअल वहाँ समझते हैं आपने। वो इतने इंटेलेक्चुअल रहने के बावजूद भी क्या वो लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो यूनियन लिस्ट के अंदर हम किसानों के लेकर हम कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते? वो लोग नहीं जानते। और अफसोस की बात यह है कि कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कम से कम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो कम से कम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 7th शेड्यूल में लिस्ट के अंदर वो क्या गुंजाइश बनती है नहीं बनती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। राज्यसभा में या पार्लियामेंट में हम बिल को पेश किया जाता है, उसके पर प्रॉपर डिबेट नहीं होते, वहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है, वोटिंग नहीं होती, बिल को फारिग किया जाता है। ये पूरा टोटल जो है हमारे मुल्क में कानून को किस तरह से वो बनाना है, वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है। सिर्फ नाम के लिए आज मैं ये बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ शपथ लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून हैं, उसको फॉलो करते हुए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। रही बात जो ट्रैक्टर्स रैली, हाँ, एहतजाज करना हर किसी का हक है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के अंदर तमाम लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट दिया है। तो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, वहाँ पर हर तरह के बैलबंडी की भी रैली निकाल सकते हैं, कौन सी भी रैली निकाल सकते हैं। 26 जनवरी को निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसको निकालना चाहिए, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन आज जो है किसानों को इतना बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया था शुरुआत में,
मनवा तकबर अंदाज में उसका जो मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तोमर साहब, बड़े तकबर अंदाज में वहाँ आकर मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रख रहे थे, उनको नज़रअंदाज कर रहे थे, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आज उसके बाद जब एहतजाज में गर्मी जब जुई शुरू हो गई, उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अमेंडमेंट की बात करे, एमएसपी को ऐड करने की बात करें, उसके बाद जो है और बहुत सारी चीज़ें हम उसको तरमीम करेंगे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर हुकूमत को कहा कि इसके ऊपर आप स्टे लगाएंगे कि मैं स्टे लगाऊं। फिर उसके बाद हुकूमत ने उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं की। फिर सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ पर वो कानून को सस्पेंड किया, टेम्पररी टर्म सस्पेंड किया। आज उसके बाद जो है कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि मैं ये इसको 1.5 साल तक ये कानून को हम रोकेंगे, सस्पेंड रखेंगे। क्या है, अगर आपका हकीकत में कानून सही है, हकीकत में आप वो किसानों के हित में अगर कानून बनाते हैं तो आप सस्पेंड करने की बात क्यों कर रहे हैं? आपका कानून 100% परफेक्ट अगर है तो आप अपने स्टैंड में कायम रहना चाहिए था। आप 1.5 साल तक हम वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 1.5 साल तक वो तीनों कानून को हम सस्पेंड रखने की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो लोग अपना स्टैंड नहीं है, सिर्फ लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कानून लाते हैं। 2019 में CAA दिसंबर के महीने में वो ला लिए, अब फिर ये दिसंबर के महीने में ये किसानों को ला लिए, अब फिर ये 2021 आ गया है, अभी फिर नवंबर दिसंबर तक नया कानून फिर आने वाला है। फिर ये नवंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये कानून लाते हैं, तो वो उसके बाद फिर उसके ऊपर डिबेट मीडिया के अंदर। अब मीडिया तो मीडिया है, अब मीडिया को भी देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह से। मुझे अफसोस की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर का मीडिया को भी बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। 4th पिलर मीडिया को दिया गया है। 4th पिलर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रहा है? अवाम की आवाज़ को बुलंद करना है जी। मीडिया का काम क्या है? अवाम की आवाज़ बनकर वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ खड़े होना है। अगर जो भी नीति अगर बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, अगर अवाम को तकलीफ दे रही है, इतने लाखों करोड़ों लोग अवाम रोड पे आ रहे हैं, तो इन तमाम लोगों के जज्बातों की कदर करते हुए वो हुकूमत के खिलाफ मीडिया को खड़ा होना है। मीडिया क्या कर रही है? वो हुकूमत का स्पोक्स पर्सन हमेशा जब भी देखिए कि हुकूमत ने ऐसा किया, हुकूमत में सही किया, लेकिन ये लोग जो है खालिस्तानी हैं, वो अंदर दहशतगर्द है, उसके अंदर लोगों को भड़काया जा रहा है। यही बात है मीडिया के अंदर। वहाँ पर ये फलाह पार्टी उनको इंस्टिगेट कर रही है किसानों को, जिसकी वजह से ये लोग किसान को गुमराह किया जा रहा है। अरे वो लोग वहाँ पर किसानों के अंदर भी, किसानों के बच्चे भी वहाँ पर बड़े बड़े लॉ ग्रेजुएट हैं, किसानों के बच्चे भी जो है डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। वो लोग कानून जानते हैं। तुम जो बेवकूफ़ बनाने का कानून बनाए हैं, वो कानून को पढ़कर ही वो रोड पर आए हैं। इतनी शिद्दत से वो लोग वहाँ पर एहतजाज नहीं कर रहे। 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। बाजू इंडोनेशिया में अगर प्लेन क्रैश होता है तो 62 लोग मरते हैं, तो उसकी निंदा प्रधानमंत्री करते हैं। किसानों के जब 100 लोग अगर वहाँ पर शहीद होते हैं तो उसके ताल्लुक से एक अल्फाज वहाँ पर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं आता, लेकिन उल्टा वो लोग ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लोगों को ये मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों कानून जो भी हैं वो किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, बल्कि साबित करना पड़ रहा है। उसके लिए आंदोलन निकाला जा रहा है, कैंपेन निकाला जा रहा है, रैली निकाला जा रहा है कि जो भी हुकूमत 3 कानून बनाई है वो तीनों कानून किसानों के लिए है बोलकर वो रैली निकालना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो लोगों को रैली जाके लोगों को बताना पड़ रहा है कि कानून सही है, और वहाँ पर वो उनकी दाल नहीं गल रही। अब दाल नहीं गल रही है, लोग परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी किसान हैं वो तमाम किसानों को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर अपना जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के अंदर जो हक दिया गया है उसके हक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी खामोश है। सर, मुल्क के कुछ स्टेट में लव जिहाद के नाम से कानून पास किया गया है, बैनुल मजहबी शादी को रोका जाए। दस्तूर में हर फर्द को आज़ादी हासिल है, हर बालिग शख्स को ये आज़ादी दी गई है कि जो मजहब चाहे इख्तियार करे। शादी ब्याह में भी हो आज़ादी हासिल है, जिसे चाहे शादी कर सकता है। तो फिर ज़ाती पसंदीदा पर पहरा लगाया गया है। लड़के लड़कियों को टॉर्चर करना, हिरासा करना, गिरफ्तारी करना, मजहब शादी के मंडप में पहुंचकर पुलिस का शादी को रोकना, ये लव जिहाद
का क्या इस तरह के लोग फंडामेंटल राइट्स को नहीं जा रहा है? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हर सिटीज़न को, हर शहरी को अपने चॉइस के मुताबिक वो शादी कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो कानून बनाया गया है वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के ख़िलाफ़ है। और साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? लड़की 18 साल, लड़का 21 ईयर्स। वो दिमागी तौर पे वो फिट है, जहनी तौर पे वो फिट है, ये होना चाहिए। वो पागल नहीं होना, दोनों बालिग होना है। 18 साल 21 साल, जहनी तौर पे वो मजबूत है। और वो स्पेशल मैरिज एक्ट के बुनियाद पे वहाँ पर वो एक्ट के अंदर कहीं पर भी हिंदू से शादी करना है, मुस्लिम से शादी करना है, या किसी मज़हब से भी शादी करना है बोलकर वहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं है। दी रिक्वायरमेंट, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? वहाँ पर 18 साल 21 साल, ये इम्पॉर्टेंट है। दोनों इंडियंस होना, उनकी शादी कर सकते हैं। अब वो एक्ट बना दिए, एक्ट बनाने के बाद अब फिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या करेंगे? ये पुराना एक्ट है, अब इसको क्या करें? इसको तो उसको रिपील करो, उसको निकाल दो कानून को। अब कोई कानून अगर रिपील नहीं हुआ फिर दूसरा कानून ला रहे हैं, दोनों कानून टकरा रहे हैं। अब एक कपल मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बुनियाद पर मैं शादी कर रहे हैं वहाँ पर, फिर ये ऑर्डिनेंस क्या कर रहा है, ये कानून क्या कर रहा है? नहीं, आप नहीं कर सकते, इंटरकास्ट नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती से कास्ट कन्वर्शन नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ज़बरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। मोहब्बत जो है हमेशा अंधा होता है, बहरा होता है। वहाँ पर जात देखी जाती है, ना धर्म देखी जाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे 1-2 साल पहले कैसे जजमेंट यहाँ पर आए हैं। आदमी के साथ शादी कर सकता है, औरत के साथ शादी करता है, अडल्ट्री को निकाला जाता है। यहाँ तक कि शादीशुदा अगर औरत है वो दूसरे के साथ अगर ताल्लुकात रखती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं है, चाहे मज़हब नहीं है वहाँ पर। शादीशुदा औरत गैर आदमी से नाजायज़ अगर संबंध भी अगर रखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कानून की नज़र में। अडल्ट्री को स्क्रैप किया गया है, टोटल स्क्रैप, अडल्ट्री नहीं है, कानून में नहीं है। फिर अननेचुरल ऑफेंस, आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड, उसको भी निकाल दिया है। आदमी रह सकते हैं, औरत लेस्बियन, वो दोनों शादी कर ले सकते हैं, उनके फंडामेंटल राइट है। ये चीज़ को पॉलिटिक्स के लिए, वोट पोलराइजेशन के लिए ये कानून, ये ऑर्डिनेंस बना देते हैं। चलो पागलों की तरह मीडिया में काम पे लग जाओ, पूरे लोगों के ऊपर गुफ्तगू में लग जाओ, काम पे लगाने के लिए कानून बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया हर कानून में, हर बात को। बहुत सारे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स आए, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी थोड़ा साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सेलेक्टेड मैटर्स को बेंच पे ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं कानूनदा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, अर्जेंट होते हैं, उनको ठंडे बस्ते में डाला जाता है। जो मैटर ऐसे भी हैं जो हकीकत में वो उसको जेल में ही रहना है, उसको जेल में डालना ज़रूरी है, वो बदमाश है, लेकिन उसके मैटर्स को अर्जेंट उसको प्रेफरेंस देके उसको ला रहे हैं, उसको फिर बेल पे भी छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए आज किसान जो है, किसानों की बात करें, अभी आपने कहा कि किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से किसान जो है सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच नहीं कर रहे। किसानों के जानिब से कोई केस फाइल नहीं किया गया वहाँ पर। किसान को ये कहा गया हुकूमत की जानिब से, आप सुप्रीम कोर्ट को रुजू हो जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए, ये एक्ट को चैलेंज करें। लेकिन किसानों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाएंगे, भरोसा नहीं रहा। तो यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी होती है। बहुत अहम जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव कौन? कानून बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव कौन? कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला।
जुडिशरी कौन, जो कोर्ट्स है, जो गलत कानून बनते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन है। खुलेआम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट के धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट सब खामोश बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियाँ उठ रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला जा रहा है। मेरा फंडामेंटल राइट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर मेरा अपना नजरिया रखने का हक दिया है, मैं अपना नजरिया रख रहा हूँ। उसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ये नहीं कहा गया है कि आप इनके खिलाफ या किसी के खिलाफ, मैं बेबुनियाद नहीं बोल रहा। यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल हकीकत बात जो हम देख रहे हैं, हमारी जो सोच है, हम अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं। ये मेरा आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 के तहत ही आप जो है एक चैनल चला रहे हैं सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे चैनल नहीं चलाना बोलकर कानून है। आपका आर्टिकल 19 आपको हक देता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर चैनल चला रहे हैं। कोई भी आपको नहीं रोक सकता, चाहे मेरी आवाज़ के ज़रिए से या आपकी आवाज़ के ज़रिए से या प्रोग्राम के ज़रिए से एक मैसेज अगर हम आवाम को दे रहे हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो वो चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की बातें हो रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट के वायलेशन जो हो रहे हैं हर आए दिन, हर वक्त, हर दिन वायलेशन हो रहे हैं। उसके ताल्लुक से जुडिशरी को उठना होगा, जुडिशरी को मजबूती से हुकूमत के खिलाफ ठहरना होगा। मैं हुकूमत के खिलाफ मतलब जहाँ पर गलत फैसले या गलत कानून अगर बना रहे हैं उसके खिलाफ ठहरना होगा जुडिशरी को। जब तक वहाँ पर नहीं ठहरेंगे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हकीकत खतरे में है, तो यह जुडिशरी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग पूरी तरह से इंसाफ करें, कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, अवाम के डिमांड्स को देखते हुए वहाँ पर कानून भी ऐसे कानून बना रहे हैं। हम डिमांड करना है हमको, हम डिमांड करने के बाद उसके ऊपर कंसिडर करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होना है, उसके बाद कानून बनता है। कानून किस लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक के सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर पब्लिक का कोई ओपिनियन नहीं, पब्लिक कभी डिमांड ही नहीं की है। और ये हुकूमत भी ऐसी है, जो डिमांड नहीं करते वो चीज़ करते हैं, जो डिमांड करते हैं उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं। नोटबंदी का किसी ने भी डिमांड नहीं किया, नोटबंदी को लागू कर दिए। जीएसटी का किसी ने डिमांड नहीं किया, जीएसटी थोप दिए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई डिमांड नहीं करे, डाल दे रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आवाम चाहता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक मुल्क, लोग फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल वाला मुल्क है ये। बाय द नरेंद्र मोदी, फॉर द नरेंद्र मोदी, ऑफ द नरेंद्र मोदी वाला मुल्क नहीं है। बाय द टाटा अंबानी अडानी, फॉर द टाटा अंबानी अडानी, ऑफ द टाटा अंबानी अडानी वाला मुल्क नहीं है। ये मुल्क अवाम के लिए, अवाम के वास्ते, अवाम के ज़रिए से काम करने वाला मुल्क है। तो इसको समझना होगा, ये इट इज़ फैक्ट। सर, लास्ट में वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को रिपब्लिक डे के मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना है? मैसेज मैं यही कहूँगा कि आप लोग मिलकर रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, हर मज़हब से मोहब्बत से पेश आइए, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, हम तमाम लोग मिलकर रहेंगे। एक मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को हम बांटेंगे, अच्छे से हम ज़िंदगी निकालेंगे। ये मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की उन्नति के लिए हम तमाम लोगों को, हम अपने खून पसीना बहाकर इसके डेवलपमेंट के लिए हमको काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं तमाम ख़ास तौर पे नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है तारीख़ को पढ़िए। जब तक आप तारीख़ नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि क्या होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कम से कम फंडामेंटल राइट्स आप पढ़िए, ताकि आपको अपने हुकूक क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपको पता चलेगा। तो आपको मालूम होगा कि कौन से राइट्स आपके हैं और किस तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना होगा, मजबूती से पढ़ना होगा, और मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हम तमाम लोगों को एक होकर खड़े होने का वक्त आया है। तो मैं तमाम
वॉइस ऑफ गुलबर्गा के तमाम नाजरीन को मैं फिर एक बार यौम जमहूरियत की मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे 7वां एपिसोड एक मुलाकात आपके साथ में काफ़ी सारी मालूमात हुई है रिपब्लिक डे के मौके पर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड में नया चेहरा, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, हमारे स्टूडियो में लाया जाएगा और आपको काफ़ी सारी मालूमात हमारी वॉइस ऑफ गुलबर्गा के ज़रिए होगी। मैं वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।